वेलकम फ्रेंड, युक्ति या इसकी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, पर आप लोगों के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कुछ आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा था। आप ही लोग को ध्यान में रख के जो भी एग्ज़ाम अभी 67 पीएससी देने वाले हैं, पीएसएससी देने वाले हैं तथा यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम भी कंडक्ट होने वाला है, उसी को ध्यान में रख के आप लोगों के लिए ऐप पर और वेबसाइट पर कुछ चेंजिंग हो रहा था, उसी पर मैं व्यस्त था। और आज से मैं आप लोगों के लिए जो टेस्ट सीरीज रैपिड फायर टेस्ट सीरीज जो चल रहा है सीरीज, उस पर हम लोग आज बात करेंगे, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले साइंस के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। जो 100 प्रश्न का जो टारगेट लिया गया, उसमें से 25 प्रश्न सेट 1 में आज हम लोग बात करेंगे। आप लोगों को पॉलिटी का 1 सेट हो चुका है और करंट अफेयर्स का 1 सेट हो चुका है। उसके बाद ज्योग्राफी का भी 1 सेट हो चुका है, तो साथ ही साथ हिस्ट्री का भी एक 1 सेट हो चुका है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन जाके प्ले लिस्ट में जाइए, सारे प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो आपको वहाँ पर अपलोड मिलेगा। आप लोग जाके देखिए, यह महत्वपूर्ण सीरीज चल रहा है जो आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रख के 5 स्टार जो प्रश्न होता है, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, उसी को ध्यान में रख कर यह सीरीज चलाया जा रहा है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, अभी जुड़ रहे हैं, जस्ट हम हमारे यूट्यूब चैनल को भी देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और जो युक्ति आई इसके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उसका अपडेट आप लोगों को मिले। इसके लिए आप लोग साथ ही साथ आप लोग चैनल को शेयर भी किया कीजिए और लाइक का बटन जो होता है उसे भी आप लोग ज़रूर दबाएँ ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और साथ साथ आप लोग युक्ति आई का वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं, UKTIS.in को। साथ ही टेलीग्राम पर सीरीज चलता है, टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। तो बहुत सा प्रयास आप लोग की युक्ति आई लेकर आया है, नया नया अचीवमेंट आप लोगों नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, जो आप लोग एग्ज़ाम ओरिएंट आप लोगों को चीज़ों को अवेलेबल कराता है। मैं किस ऑथेंटिसिटी के साथ मैं आप लोगों के सामने हूँ, क्या मैं अपने साथ गेन कर रहा हूँ इस दौरान, तो इसे ज़रूर जानना चाहिए कि आप सही प्लेटफॉर्म पर हैं या नहीं है, इसे ज़रूर जानने का हक है। तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ हिस्ट्री ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, जिसे हिंदी में लोक प्रशासन बोला जाता है। साथ ही साथ 6 ईयर का एक्सपीरियंस मुझे है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह दोनों प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने का। तो मैं साथ ही साथ मैं 3 टाइम आप लोग को इंटरव्यू फेस कर चुका हूँ। तो मुझे जो अध्यापन के दौरान जो मैंने अपना नॉलेज गेन किया हूँ, उसे मैं आप लोगों को टू दी पॉइंट एग्ज़ाम ओरिएंट बात करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया हूँ, जो कम समय में आप लोगों को अधिक से अधिक एग्ज़ाम हॉल तक उन प्रश्नों को कैरी करवाया जा सके जो एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होता है, और उन्हीं टॉपिकों को पढ़ाया जाए जो एग्ज़ाम उपयोगी है। बहुत सी चीज़ों को नहीं पढ़नी चाहिए, आप लोग क्या नहीं पढ़ना है, ये जब ये सीख जाते हैं तो आपका पीटी बहुत बेहतर तरीके से क्लियर होगा। साथ ही साथ मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेता हूं, लोक प्रशासन, जीएस जो होता है पेपर, उसमें हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट मेरे द्वारा, पॉलिटी, आईआर इंटरनेशनल रिलेशनशिप और करंट अफेयर्स का जो सीरीज जो क्वेश्चन होता है वो मेरे द्वारा ही कंडक्ट किया जाएगा। इस इन सभी के अतिरिक्त मेरे पास और भी एक्स्ट्रा है, जिसमें आप लोगों को 10,000 से अधिक क्वेश्चन क्रिएट करने का एक्सपीरियंस है, यूपीएससी प्लस पीसीएस। यह डाटा बहुत जल्द ही 25 के अक्रॉस होने वाला है, क्योंकि जल्द ही सारे जो प्लेटफॉर्म पर मैंने जहाँ जहाँ काम किया है, तो वहाँ का डाटा मुझे इस महीने के लास्ट एंड तक मिल जाएगा। तो मैं उससे अपडेट करूँगा, तो आप लोग ये डाटा बहुत ही बेहतर संख्या पर पहुँच गया है, जो मैं आपको विभिन्न प्लेटफॉर्म के पुस्तक आप लोगों को किताब जो भी सेट आप लोग मारते हैं वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैं यही अपने साथ एक्सपीरियंस होल्ड करता हूँ, इसी आधार पर टू दी पॉइंट एग्ज़ाम ओरिएंट बात करता हूँ। तो इसी चलिए आगे हम लोग और भी चीज़ें जानकारी चाहिए तो आप लोग आराम से स्लाइड को देख लीजिएगा, और भी चीज़ें हैं पर्सनल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। देखिए, युक्ति आई पर जुड़ने का बहुत सा माध्यम है। जैसे आप लोग प्ले स्टोर से आप लोग युक्ति आई का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी युक्ति आई पर आप लोग को सुविधाएं दी जा रही है उसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ युक्ति आई का वेबसाइट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट पर आप लोग जा सकते हैं, देख सकते हैं, सारी चीज़ों को दोनों साथ में देख सकते हैं। जैसे ही आप युक्ति आई पर आते हैं तो आप लोग को टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के सभी एस्पिरेंट के लिए। जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस है उनके लिए अलग मॉड्यूल बना हुआ है, पीटी प्लस मेंस के लिए। तो यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, आरपीएस, सभी प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को पीसीएस स्तर के एग्ज़ाम होते हैं, हिंदी, स्टेट, पीसीएस, तो उसमें आप लोगों को यहाँ अवेलेबल है। साथ ही साथ आप लोगों को अदर
ऑल गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, जैसे आप लोगों को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीए, बिहार एसआई, एफसीआई, डीआरडी, बहुत से यहाँ प्लेटफॉर्म यूपीआई इसके ऐप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर कम से कम 75 से अधिक आप लोगों को टेस्ट मॉड्यूल यहाँ पर अवेलेबल है और बहुत ही लो प्राइस में। जैसे आप लोगों को ऑल टेस्ट गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो 399 में आपको 2000 टेस्ट अवेलेबल है। सोच के देखिए कितना सस्ते दरों पर आप लोगों को दिया गया। क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं। आप क्वालिटी पहले देखिए, चीज़ों को समझिए, उसके बाद चीज़ों को आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं कि क्या हम लोग उन चीज़ों को आप लोगों को साथ जो कर, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। हाँ, क्या उन सब चीज़ों को लेकर जो बातें हम लोग करते हैं तो क्या वो सही है या नहीं है। तो एसएससी का आप लोग जैसे ही लेते हैं 199 में आप लोग को 500 टेस्ट अवेलेबल है, जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर होता है। साथ में बैंकिंग का भी 199 में 500 टेस्ट होता है, तो आप लोग दे सकते हैं। रेलवे का 199 में भी 500 टेस्ट। इसी तरह सभी के मॉड्यूल बने हुए हैं, तो आप लोग वेबसाइट पर देख सकते हैं या ऐप पर भी आप लोग देख सकते हैं। हमारा टैग लाइन है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अपना मोबाइल अपना कोचिंग। तो अपने मोबाइल को कोचिंग बनाइए। और जो भी यूपीआईएस के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है, आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर प्लान यूपीआईएस लेकर आया है। जो हमारी संख्या है भले कम है, धीरे धीरे हम लोग गेन करके उस संख्या, जो गोल्डन संख्या होता है, उस तक हम लोग पहुँचेंगे। समय लगता है पर हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और एक नवीन प्रयास जो यूपीआईएस के द्वारा लाया गया है, वो आप लोगों के लिए अवेलेबल कराया जाएगा जल्द से जल्द। टीम में हमारी जल्द से जल्द बन रही है। देखिए, एक चीज़ और आप लोगों के लिए अपडेट हो गया है। इसे आप लोग जो भी है, आप परचेज करते हैं या नहीं करते हैं यूपीआईएस के प्लेटफॉर्म पर किसी भी पैकेज को, तो आप इसका ज़रूर फ़ायदा ले सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट है, आप किसी भी मीडियम के, हिंदी इंग्लिश दोनों एस्पिरेंट, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, अगर आप स्टेट एमसीक्यू के तौर पर अपना प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप देखिए अपडेट हो चुका है एमसीक्यू के सेगमेंट में। एक सब्जेक्टिव टेस्ट के नाम से होगा, सब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ के नाम से होगा। और एक आप लोगों को करंट अफेयर्स, 2 सेगमेंट बने होंगे। एक करंट अफेयर्स के सेगमेंट में जाइएगा, या तो ऑल कोर्सेज में आप लोगों को मिल जाएगा, सब्जेक्टिव कोर्स में नहीं तो ऐप पर रहिएगा तो सीरियल वाइज बना हुआ है, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को क्या होगा कि यहाँ पर पॉलिटी का अब तक 1 से लेकर 10 सेट तक कुल, जिसमें एक सेट में 10 प्रश्न होते हैं, एक सेट में आपको 10 क्वेश्चन रहते हैं। तो इस प्रकार आपको 10 टेस्ट आप लोगों को सेट अपडेट हो चुका है, जिसमें 100 प्रश्न का आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका रिव्यू देख सकते हैं। साथ ही साथ और भी जितने स्टूडेंट हैं उसको कैसे दे रहे हैं, किस रूप से उसका आप लोग आकलन कर सकते हैं। इसी प्रकार हिस्ट्री के भी 100 क्वेश्चन अपडेट हो चुके हैं, साइंस के भी 100 क्वेश्चन अपडेट हो चुके हैं, बिहार स्पेशल एमसीक्यू, इसी तरह यूपी का आएगा, एमपी का आएगा, सारा का आएगा। टेंशन नहीं लेना है, सभी स्टेट का स्पेशल भी आप लोग अपलोड कराया जाएगा। और जो फ्री होगा, ध्यान रखिए, जो फ्री होगा एग्ज़ाम से पहले ये अपलोड होता है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। 100 क्वेश्चन यहाँ भी हो चुका है। तो इस प्रकार देख सकते हैं आपको 400 क्वेश्चन फ्री अवेलेबल कराया गया है। जो भी टेस्ट सीरीज लिया गया 5 स्टार या सभी क्वेश्चन है, तो इसे ज़रूर जाके एक बार देखिए इस बार इसके चीज़ों को, ताकि एग्ज़ाम तक वो सब चीज़ें कैरी हो जाए। ज्योग्राफी का आज अपडेट हो गया, सेट 6 से 8 तक हो चुका, जिसमें 80 क्वेश्चन टोटल अब तक अपडेट हो चुके हैं। इसी प्रकार इकोनॉमी के भी 50 क्वेश्चन अपडेट हो चुके हैं और करंट अफेयर्स 22 अप्रैल तक का अपडेट हो चुका है। तो आप लोग सभी लोग जा सकते हैं। ये पैकेज जो है, या जो बिल्कुल फ्री पैकेज है, टेस्ट बिल्कुल फ्री होता है, क्विज़ के नाम से है, एमसीक्यू क्विज़ के नाम से है। तो आप लोग इसे ज़रूर दीजिए और अपने आकलन कीजिए कि आप लोग किस रूप से तैयारी कर रहे हैं, कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी हमारी टीम में है सारे इंटरव्यू तक पहुँचे हुए हैं, और जो बहुत बेहतर पद पर हैं, कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा यह ऑर्गेनाइज कराया जाता है, क्रिएट किया जाता है। तो आप लोग इन सब पर विश्वास कर सकते हैं। चलिए, अब ये आप यह ज़रूर परचेज़ करिएगा। यह बहुत ही आप लोगों के लिए मानक बुक के रूप में लूसेंट का आप लोग यूज़ करते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम, उसके लिए लूसेंट बहुत ही रामबाण की तरह आप लोग यूज़ करते हैं, उसे देखते हैं। इसी को ध्यान में रख के, उसके वैलिडिटी को ध्यान में रख के, आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम के 600 से अधिक प्रश्नों का या संग्रह दिया गया है, जिसका मात्र फ़ी रखा गया 199। और देखिए, हिंदी और दोनों मीडियम के एस्पिरेंट इसको परचेज कर सकते हैं। इस पर आप लोगों को क्या प्राप्त होगा, आप लोग यहाँ पर क्विज़ दे सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं।
साथ ही में आप लोगों को PDF प्राप्त होगा, साथ ही आपको उसका वीडियो एनालिसिस भी प्राप्त होगा। 3 फॉर्मेट यहाँ प्राप्त होगा मात्र 199 में। तो इसे ध्यान में रख के आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का हम लोग साइंस पर बात करेंगे। साइंस का पहला सेट प्रश्न क्या है, जैसे ही प्रश्न देखिएगा आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ताकि चीज़ों को देखिए। यहाँ पर पहले भी बताया गया है क्या, यहाँ पर फटाफट चीज़ों को देखने का यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया, टू दी पॉइंट एक्सप्लेनेशन किया गया है, ताकि एग्ज़ाम से पहले उन प्रश्नों को ध्यान में रख लीजिए। अगर ये प्रश्न नहीं देखे हैं तो इन प्रश्नों को एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। एग्ज़ाम तक ये प्रश्न जरूर कैरी कर सकता है, तो इसे ध्यान में रखना है। तो पहला क्या है, एंगस्ट्रॉम जो होता है इकाई किसकी होती है, तो ये तरंगदैर्घ्य की इकाई होती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं क्या है, इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ये तरंगदैर्घ्य की होती है, ये एंगस्ट्रॉम जो इकाई है तरंगदैर्घ्य की, तरंगदैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। यह मान 0.1 नैनोमीटर के, देखिए ध्यान रखिएगा, नैनोमीटर में या 1 × 10⁻⁻10 मीटर के संदर्भ में भी आंका जाता है, के बराबर होता है। इसका संकेत कैपिटल ए के ऊपर एंगस्ट्रॉम के रूप में होता है। इस प्रकार से आप लोगों को प्रश्न, यहाँ 2 प्रश्न जरूर पूछ सकता है, एंगस्ट्रॉम की इकाई क्या है या तरंगदैर्घ्य की इकाई क्या है, किस रूप से इसे मापते हैं। तो यहाँ 10⁻10 के रूप में, नैनोमीटर के रूप में इसे मापा जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, आवृत्ति को मापा जाता है। देखिए ये सिंपल प्रश्न है, पर बहुत ही बार बार रिपीट हुआ यह प्रश्न, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, इसको हल्के में मत लीजिए। आवृत्ति को मापा जाता है तो हर्ट्ज में मापा जाता है, सभी लोग जानते हैं। बहुत से जो अभी तक तैयारी कर रहे होंगे वो सभी लोग जानते हैं, जो नहीं जानते उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो हर्ट्ज के संदर्भ में कुछ है, आवृत्ति के संदर्भ में कुछ बातें हम लोग देख लेते हैं जो एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण है। इन सब पॉइंट को एकदम नहीं छोड़ना है, अगर छूट जाएगा तो ये बहुत ही ईजी प्रश्न आपसे छूट जाएगा एग्ज़ाम में। और आपको जो परसेंटेज है आप लोग का सिलेक्शन का, उससे आपको एक एक प्रश्न करके बाहर करता जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, हार्ड क्वेश्चन जो टफ क्वेश्चन होता है अगर वो आपसे नहीं बनता है तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना, पर इजी क्वेश्चन किसी भी सूरत में नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि आप लोग मान के चलिए कि जो 80% जो स्टूडेंट होते हैं, 80% जो स्टूडेंट होंगे आप लोगों को, वो आपको 75 से लेकर 85 तक प्रश्न जरूर सॉल्व करते हैं। तो कटअप बनता है, देखिए इस बार, पिछले बार 66 का जो ही कटअप केवल गया था 104 के आसपास, तो उसको ध्यान में न रख के बाकी जो देखे जाए तो 99 के आसपास, 98, 97 के आसपास ही कटअप रहा है। तो 10 नंबर का अंतर, केवल 10 से 12 नंबर का अंतर होता है। तो जो 10 से 12 नंबर के प्रश्नों को अच्छे बेहतर तरीके से सॉल्व करता है उसका सिलेक्शन जरूर होता है। पर इस बार कटअप जरूर 100 के आसपास होगा, 101, 102 के आसपास होना चाहिए। तो ध्यान वही रखिएगा, इजी प्रश्न किसी भी सूरत में नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो आपका सिलेक्शन का जो दर है वो कम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग हर्ट्ज के बारे में बात करते हैं। आवृत्ति का एसआई मात्रक है, यह हर्ट्ज होता है। सभी जानते हैं एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई मात्रक 7 मूल मात्रकों का एक संग्रह है, जिसको एसआई मात्रक के रूप में जानते हैं। एसआई आवृत्ति जो समय के प्रति इकाई का एक आवृत्त घटना को दोहराई जाने वाली संख्या के संदर्भित करती है। तो यहाँ की पॉइंट याद रखिएगा, प्रश्न पूछ दे आवृत्ति के संदर्भ में तो दोहराई जाने वाली संख्या को संदर्भित करता है आवृत्ति, अर्थात जो है इस प्रकार की आवृत्ति जो है इस प्रकार से संदर्भित होती है। आवृत्ति का मुख्य 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, कोणीय आवृत्ति और एक स्थानांतरित आवृत्ति। तो यह समय के निश्चित अंतराल पर जो परिक्रमण की संख्या है उसे कोणीय आवृत्ति कहते हैं, और स्थानिक निर्देशांक पर निर्भर करता है उसे स्थानांतरित आवृत्ति कहते हैं। यह तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान रखिए, आवृत्ति जो होती है तरंगदैर्घ्य का जो तरंगदैर्घ्य है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। और एक समान मनुष्य क्या होता है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि सुनने में क्षमता रखता है या रखता है। इस प्रकार से आप लोगों को प्रश्न पूछता है। पारासौर तरंग, अपरासौर तरंग, ये इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न यहीं से बनता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात करते हैं क्या, तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न है, घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल है होते हैं, किसके होते हैं। सिलिकॉन आपको डाइऑक्साइड का यह होता है, तो उसके संदर्भ में हम लोग बातें करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आप लोग देखिए क्या है सिलिकॉन ऑक्साइड क्या होता है, उसका दूसरा नाम भी होता है क्वार्ट्ज जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड या क्रिस्टल को का सिलिकॉन डाइऑक्साइड के रूप में, यह रॉक क्रिस्टल या राइनस्टोन के रूप में भी पाए जाते हैं। इसका नाम
आपको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो रॉक स्टोन, राइन स्टोन जो है और रॉक क्रिस्टल किस में प्रयोग होता है? तो घड़ी के प्रयोग में होने वाले कार्ट क्रिस्टल जो होते हैं, कार्टस क्रिस्टल, उसमें ये प्रयोग होता है। इस प्रकार से आप लोगों को प्रश्न पूछ सकता है, तो इसे छोड़िएगा मत, बार बार ये प्रश्न रिपीट होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। विद्युत शक्ति का इकाई क्या है? देखिए, ये सब बहुत इजी प्रश्न है, पर बार बार एग्जाम में रिपीट होता है साइंस के पार्ट में। तो ये सब प्रश्न आप हल्के में मत लीजिएगा, इससे आपको कोऑर्डिनेट करके बहुत से प्रश्न आपको पूछ सकता है। तो विद्युत शक्ति मैं बस आप लोग इंक्लूड करा दे रहा हूँ कि इस प्रकार की इकाई का जो भी प्रश्न टॉपिक है उसे अच्छे से कवर कर लेना है। तो इकाई क्या होता है? वाट का इकाई होता है। तो इसके किस रूप से इंगित करते हैं हम लोग? विद्युत शक्ति के रूप में P बराबर कार्य बटे वर्क बटे समय और W/S के रूप में हम लोग इसे वर्गीकृत करते हैं। इस प्रकार से आप लोग को प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए, चैनल को आप लोग जरूर शेयर कीजिए। बहुत ही बेहतर प्रयास आप लोग के सामने लेकर युक्ति IAS आया है। आप लोगों के लिए समय हम लोगों को लग रहा है। टीम हमारी अभी 8 से 9 लोगों की टीम वर्क बिहाइंड 20 से 30 लोग कर रहे हैं वर्क, पर मेन स्ट्रीम पर 8 से 9 लोग हैं जो काम कर रहे हैं। जल्दी हमारी टीम और भी बूस्ट होगी और भी हम लोग बेहतर तरीके से आएंगे। तो बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होता है। तो आप लोग ज़रूर हमारा सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को जहाँ भी हो शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हम लोग बेहतर प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों को कम पोस्ट में बेहतर आप लोगों को सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। तो यह प्रयास हम लोग बेहतर तरीके से और भी बेहतर तरीके से कर सके, इसके लिए आप लोगों को ज़रूर ये काम करना होगा। चलिए नेक्स्ट है विद्युत शक्ति और 5वां नंबर प्रश्न के रूप में क्या है कि दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या होती है? देखिए, कितने बार इससे प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। 3900 एम्पियर से लेकर आप लोगों को 7600 एम्पियर। तो आप लोग इस रूप से भी याद कर सकते हैं, हम लोग जैसे याद करते हैं इस रूप से भी आप लोग को प्रश्न पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न जब भी आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। दृश्य स्पेक्ट्रम के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है, पर अमूमन क्या होता है कि 3900 से लेकर 7600 एम्पियर के बीच के दृश्य स्पेक्ट्रम को तरंगदैर्घ्य की सीमा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह व्यक्ति की उम्र, आंखों की क्षमता, प्रकाश स्रोत की दूरी, तीव्रता आदि की बातों पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखिएगा, इससे एक प्रश्न पूछ सकता है, दृश्य स्पेक्ट्रम जो तरंगदैर्घ्य होता है किस पर निर्भर करता है? तो व्यक्ति की उम्र पर निर्भर करेगा, आंखों की क्षमता पर, प्रकाश स्रोत पर, उसकी दूरी और तीव्रता किस रूप से आ रही है, उसके तरंगदैर्घ्य की सीमा निर्धारित होगी। पर औसत रूप से आपको 3900 से लेकर 7600 एम्पियर के बीच होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। 6वां नंबर प्रश्न है, सौर विकिरण निम्न में से किस पारस अर्थात लेंथ में दिखता है? तो इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगा 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के रूप में आप लोगों को ध्यान में रखना है, पारस के रूप में दिखता है। तो ये बहुत इजी प्रश्न था, यह पर BPSC में यह प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, जो भी प्रश्न पूछा गया PCS स्तर पर प्रश्न वो पूछ चुका है। तो इन सब चीज़ों को शामिल किया गया है। देखिए, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है या नापी जाती है? इस प्रकार से आप लोगों को प्रश्न पूछ सकता है। तो ये हाइग्रोमीटर के द्वारा नापी जाती है। तो यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है, तो यह ध्यान में रखना है। और जब भी साइंस के पार्ट में जब बताया गया था, तो उपकरण, जो भी उपकरण है उसके बारे में विस्तृत चर्चा किया गया। तो कोई भी महत्वपूर्ण जो भी महत्वपूर्ण उपकरण जिससे मापा जाता है किसी भी माध्यम को, किसी भी उस यंत्र का किस रूप से उपयोग किया जाता है, उस पर विस्तृत चर्चा किया गया है। तो उस सीरीज को जाकर जरूर देख लीजिएगा आप लोग जो अभी तक नहीं देखे हैं। देखिए, हाइग्रोमीटर के द्वारा इसे मापा जाता है आर्द्रता को। वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता के मापने जो मापन करने वाला यह यंत्र है, तो यह पूछता है सापेक्षिक जो है ये आर्द्रता को नापता है। ध्यान रखिएगा, सापेक्षिक आर्द्रता को। इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट 8वां नंबर प्रश्न है। देखिए, फटाफट आप लोगों को ये जल्द आप लोगों को बताया जा रहा है, इसलिए कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी जो लास्ट आवर में एग्जाम है 60 का 10 दिन 15 दिन बच गया है, तो आप लोग सारी चीज़ों को रिवाइज कर लिए होंगे। बस यहाँ रिकॉल करने के लिए सीरीज चलाया जा रहा है कि इन सब प्रश्नों को देख लेना है। तो चलिए, एक परमाणु के केंद्र में धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो यह क्या कहता है? न्यूक्लियस कहलाता है। जो आपको न्यूक्लियस के रूप में जो जाना जाता है, नाभिक के रूप में, उसे हम लोग धनावेशित होता है, उसे हम लोग न्यूक्लियस के रूप में। यह प्रश्न BPSC में भी पूछा है, UP में भी पूछा है, और वनडे एग्जाम जो होता है रेलवे का, SSC का, उसमें कितनी बार ही यह प्रश्न पूछा है। तो आप लोगों को ध्यान रखना, ये सब प्रश्न छोड़ना नहीं है। तो न्यूक्लियस के रूप में इसे जाना जाता है, धनावेशित जो होता है।
परमाणु के केंद्र के धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। तो नाभिक के रूप में जो वर्गीकृत होता है वो आप लोगों को जो धन आवेशित होता है, नाभिक परमाणु के केंद्र में होता है। ध्यान रखिएगा, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, उसके केंद्र में नाभिक होता है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहलाता है, और जिसको इसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियन। यह भी प्रश्न पूछा गया, परमाणु किसी भी साधारण से पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। तो आप लोगों को ध्यान रखना, परमाणु क्या है? सबसे छोटी इकाई है परमाणु। उसके नाभिक में जो पाया जाता है वो धन आवेशित चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों को जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, ये सब प्रश्न आप लोगों को छूटना नहीं चाहिए। बहुत इजी प्रश्न होता है ये सब प्रश्न। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह देखने को मिलेगा आप लोगों के एग्जाम में। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन, जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, किस रूप से जाना जाता है? देखिए बहुत सा तरीका है प्रश्न पूछने का, पर सिंपल से यहाँ प्रश्न रखा गया है। एक ठोस को हम सीधे गैस में परिवर्तित करते हैं तो उसे क्या कहा जाए, उस विधि को क्या कहा जाए? तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे हम लोग मोम कपूर जलाते हैं, या तो हम लोग इस रूप से आयोडीन का जो उपयोग करते हैं उसे इस विधि द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय, देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, द्रव में परिवर्तित नहीं होगा, सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहते हैं। जिसमें आपको कपूर, यह प्रश्न बीपीएससी में पूछा, कपूर कपूर प्राप्त करने की विधि किस रूप से प्राप्त की जाती है? तो ऊर्ध्वपातन विधि से प्राप्त की जाती है। तो इसी प्रकार आयोडीन जो प्राप्त करते हैं हम लोग, तो उससे भी इसी विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉस्मिक किरणों में होती है, क्या होती है? आवेशित कण होता है। आप लोग को यह प्रश्न पूछ सकता है, कॉस्मिक किरणों में क्या होती है, क्या होता है कॉस्मिक किरण? इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा। देखिए बीपीएससी में प्रश्न पूछा है, तो ये सब चीज़ों को हल्के में मत लीजिएगा कि इतना इजी प्रश्न क्यों सर दे रहे हैं। मैं आप लोग क्या बोला, इजी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, बाकी सारी चीज़ों को तो आप लोग सॉल्व करके आएंगे। आपको हार्ड क्वेश्चन ही देखिएगा, एग्जाम में जितने भी टफ क्वेश्चन होंगे, हार्ड क्वेश्चन होंगे, वो बहुत इजी से सॉल्व हो जाता है, क्योंकि उसमें गेस भी लग जाता है। पर इजी क्वेश्चन आप लोग कभी रिपीट करते नहीं है, और वो प्रश्न आ जाता है। और सारे बीपीएससी में, यूपी में यह प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न जब आ जाएंगे, आप लोग इजी में उसे लेकर चले आते हैं, और इसी तरह प्रश्न आप लोगों को नहीं सॉल्व हो पाता और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो मैं दूसरे तरीके से आप लोगों को तैयारी करवाता हूँ, जहाँ आप लोग कमज़ोर बनते हैं मैं वहाँ मजबूत करता हूँ। बाकी चीज़ें तो आप लोग सब चीज़ें पढ़ के जा ही रहे। विश्वास रखिए, जो युक्तियाँ से जुड़ा हुआ है उनका सिलेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि उसी रूप से युक्ति आप लोगों को प्रोवाइड सारी चीज़ें कराई जा रही है। तो आवेशित कण होता है, तो कॉस्मिक किरणें क्या होती है, किस रूप से होती है? आवेशित कण होती है। देखिए विस्तृत यहाँ पर नहीं जा रहे हो, क्योंकि एग्ज़ाम रैपिड फायर चल रहा है, टेस्ट सीरीज, फटाफट यहाँ चीज़ों को रिकॉल कराते जाना है। तो कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो विद्युत चुंबकीय का स्पेक्ट्रम का यह भाग नहीं है, यह उच्च ऊर्जा आवेशित कण है जो अंतरिक्ष से लगभग प्रकाश की गति के समान गमन करती है। तो कॉस्मिक किरण, दो प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, क्या यह विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम उसका भाग है? तो नहीं है। और दूसरा क्या, यह धन आवेशित कण है, और साथ में यह प्रकाश की गति के साथ गमन करता है। तो तीन प्रश्न यहाँ से कॉस्मिक किरण के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 10वां में देखिए, 5G के अक्षर जी किस शब्द से जुड़ा हुआ? बहुत से लोग इसका भी आंसर नहीं दे पाते। 2G के संदर्भ में बीपीएससी पूछा है, तो यहाँ कुछ अपडेट हुआ था, इसलिए मैं इस प्रश्न को शामिल कर लिया हूँ। तो बहुत ही इजी प्रश्न क्या है, तो 5G स्पेक्ट्रम में अक्षर जो जी होता है किस सबसे, जनरेशन से होता है संबंधित। तो इसे देख लेते हैं। देखिए वर्ष 2020 में चीन ने क्या किया है, चीन ने 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा है वर्ष 2020 में। तो इससे संबंधित कुछ अपडेट था, तो इसलिए मैं इसे शामिल कर लिया हूँ। बाकी 5G भारत में चल रहा है, तो इस पर चर्चा पहले जब आपको क्लासेज हुई थी उसमें आप लोगों को मैंने बताया भी था इससे संबंधित बहुत सी चीज़ें, तो आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, सर सीवी रमन जो भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, उन्हें कब प्राप्त हुआ है, किस वर्ष प्राप्त हुआ है, किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ, यह सब सारे प्रश्न आपको इनसे पूछा जा सकता है। यह प्रश्न पूछा है, तो यह वर्ष 1930 में इनको दिया गया, वर्ष 1930 में। तो आप लोग को ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों को छूटना नहीं चाहिए।
तो क्या है नोबेल पुरस्कार भौतिकी के साथ भौतिकी शास्त्र में फिजिक्स के रूप में इनके फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और रमन प्रभाव के लिए इनको दिया गया था। वर्ष 1930 में यह पुरस्कार दिया गया था। ध्यान रखिएगा, वेंकट रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो इनका विस्तृत चर्चा आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में। मिसलिनियस के पार्ट में यह प्रश्न आपको साइंस में भी पूछ सकता है, मिसलिनियस में भी पूछ सकता है। तो ये सब कहाँ ये सब प्रश्न कहाँ पूछ सकता है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं, इसको कोऑर्डिनेट करके भी प्रश्न पूछ सकता है। इन सब चीज़ों को कवर कर लेना है। चलिए 13वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं फटाफट। 25 जो सीरीज है उसे हम लोग जल्दी समाप्त करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? तो यह किसने खोज की थी? देखिए रिटर नामक के वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा खोज की गई थी। रिटर, तो उनके द्वारा यह खोज की गई पराबैंगनी किरणों को। इसके संदर्भ में जितने भी खोज का सीरीज था आप लोगों को दिया गया था, तो इसे जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं क्या पराबैंगनी किरण का तरंगदैर्घ्य जो पारस से है, तो जो परिसर है पारस, वो कितना होता है? 10⁻10 नैनोमीटर के रूप में 10⁻8 मीटर तक होता है। 10⁻10 से लेकर 10⁻8 के बीच होता है मीटर तक, ध्यान रखिएगा। जबकि आवृत्ति जो परिसर होगा 10⁻6 हर्ट्ज से लेकर 10⁻14 हर्ट्ज तक। तो ये आप लोग को याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछता है, जरूर आप लोगों को एग्जाम में यह देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 14वां नंबर प्रश्न। एक माइक्रोन बराबर होता है, क्या होता है? 1/1000 मिलीमीटर के बराबर एक माइक्रोन होता है। यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो देखिए इस रूप से भी प्रश्न पूछ सकता है। देखिए प्रश्न किसी भी रूप से आप लोगों के सामने है, कंफ्यूज नहीं होना है। 1/1000 पूछ दे या 1/1-3 पूछ दे, तो आप लोग को 10⁻³ पूछ दे मिलीमीटर के बराबर, या किसी भी इकाई का माइक्रो लागू कहते हैं, माइक्रोन के बराबर होता है। और इसका आधार क्या है? 10⁻³ होता है। इस प्रकार से भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा सा स्लो है। वायु में ध्वनि तरंग होती है, तो किस प्रकार की ध्वनि तरंग होती है? यह प्रश्न कितनी बार पूछा है आप लोगों को, इसका अंदाजा आप लोगों को नहीं होगा। बीपीएससी में 3 बार प्रश्न ये पूछा है, यूपी में 2 बार, एमपी में भी इसको 3 बार पूछा है। इसी प्रकार आप लोग उत्तराखंड पीसीएस में 2 बार, छत्तीसगढ़ में भी आप लोग को 2 से 3 बार शायद पूछा है। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आप लोग को ये कैरी कर जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन गलत मत करके आइएगा। या वायु में ध्वनि तरंग होती है क्या? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछ सकता है। तो ये क्या होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। उसके संदर्भ में लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग कहलाती है, क्योंकि इनके संचरण के लिए द्रव्यमान माध्यम ठोस, द्रव और गैस की आवश्यकता होती है। उसके लिए आप लोग को अनुदैर्घ्य तरंग के लिए क्या होती है? इसमें ठोस, द्रव और गैस का आपको माध्यम जरूर चाहिए, ताकि यह भ्रमण कर सके, आगे तक जा सके। वायु या गैस में ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य के रूप में होती है। इस रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है, यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है केशिकत्व का जो उदाहरण माना जाता है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो केशिकत्व का उदाहरण क्या है? जैसे हम लोग लैंप पहले जलाया करते थे किरोसिन का तेल का, अब तो लाइट की व्यवस्था हो गई है। पर जब हम लोग लैंप जलाते थे, या किसान खेत जो देता था, एक बारिश होता था, किसान खेत जो देता था, तो उसका उदाहरण केशिकत्व के रूप में ही होता है। या पेड़ पौधे अपना भोजन ग्रहण करते हैं नली के द्वारा, तो केशिकत्व का ही उदाहरण है। तो वो पृष्ठ तनाव के रूप में आप लोग को देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो क्या है? लालटेन या लैंप की बत्ती, या बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग को यहाँ से दे सकता है, पर लैंप और बत्ती के रूप में यहाँ पर लिया गया है। किसी नली में, अर्थात इस प्रकार का नली होता है, तो उसमें जो ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने की जो प्रक्रिया होती है, वही केशिकत्व या कैपिलरी कहलाते हैं। यह प्रक्रिया पृष्ठ तनाव के कारण होता है। इस पर विस्तृत चर्चा हम लोग बहुत पहले भी की है, बस यहाँ पर क्वेश्चन ओरिएंट बातें करते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए ब्लॉटिंग पेपर जो होता है, हम लोग पेपर टिश्यू पेपर के रूप में या प्लॉटिंग पेपर हम लोग यूज़ करते हैं, इसी रूप में होता है। छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसमें पानी उनी टेबल पर गिरा तो उस पर रखते तो वो जल्दी ही सोख लेता है। साथ में लैंटेन, लैंप, वर्षा के बाद किसानों द्वारा खेतों की जुताई करने की प्रक्रिया, पेड़ पौधे में शाखाओं द्वारा आवश्यक पोषक तत्वों ग्रहण करना ही केशिकत्व का ही उदाहरण ये सब माना जाता है। चलिए 17वां नंबर प्रश्न है। क्या है 17वां नंबर प्रश्न? देखिए 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जले तो बिजली कितनी खर्च होगी? तो 1 यूनिट बिजली खर्च होगी। तो यह बहुत ही ईजी प्रश्न है, पर एग्जाम में आप लोगों को बीपीएससी में प्रश्न पूछा है। तो ध्यान रखना, इस प्रकार के प्रश्न यह संख्या बढ़ा सकता है।
100 वाट के बॉल के जगह 50 वाट का बॉल कर देगा, 10 घंटे की जगह 5 घंटे भी कर सकता है या 20 घंटा भी कर सकता है। तो देखिए आंकड़ा चेंज कर देगा, प्रश्न वही होगा। तो आप लोग इसे कहें, आप लोग इस रूप से यूनिट में आप लोग निकाल लीजिएगा। यूनिट 10 घंटा के रूप में आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 1000 वाट घंटा हो जाएगा, जो 1 यूनिट के बराबर होता है। तो इस प्रकार से वर्गीकरण कर लेना है। अगर 50 वाट ही कर दे, मान लीजिए 50 वाट है और 20 घंटा कर दे, तो इस प्रकार भी 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, तो ये भी 1 यूनिट खर्चा होगा। तो इस प्रकार से आंकड़ा चेंज कर दे तो कंफ्यूज नहीं होना। आप लोग को 1 यूनिट बराबर 100 × 10 घंटा को गुना कर देना है। आप लोग को प्रश्न इस रूप से कवर हो जाएगा। एक समान सूक्ष्म जो सेल होता है विद्युत अपघटन के बाद होता है, क्या होता है उसमें, अमोनिया क्लोराइड के रूप में घटना के कारण यह होता है। सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया होती है क्या होती है, अमोनिया क्लोराइड के कारण होता है। चलिए एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं क्या है, किस रूप से एक्सप्लेनेशन है। अमोनिया क्लोराइड, देखिए अमोनिया क्लोराइड एक समान सेल अमोनिया क्लोराइड या जिंक क्लोराइड का विद्युत अपघटन के रूप में प्रयुक्त होता है। तो जिंक क्लोराइड या अमोनिया क्लोराइड को भी पूछ सकता है, जिंक या अमोनिया क्लोराइड के रूप में पूछ सकता है। प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह भी आप लोग को प्रश्न पूछता है, कैथोड के रूप में सूक्ष्म सेल में किसका प्रयोग किया जाता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। देखिए सब प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, कंफ्यूज मत होना है, प्रश्न का आंसर देकर आना है ताकि हम लोग और भी बेहतर तरीके से काम कर सके। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकेंड। हाँ इवनिंग का समय है, कॉल आ जाता है, कोई बात नहीं है। चलिए 18वां 19वां नंबर प्रश्न हम लोग बात करते हैं। 19वां नंबर प्रश्न क्या है, 19वें नंबर प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा, प्रकाश के 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका। प्रिज्म में हम लोग रख देंगे तो वह रंग जो होला डाइवर्ट हो जाएगा। प्रिज्म में अगर हम लोग रखते हैं तो प्रिज्म में कैसे रखेंगे, प्रिज्म में अगर कोई प्रकाश के 7 रंग है, प्रिज्म ऐसे होता है, कोई प्रकाश आता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। तो वो आप लोग को इस प्रकार 7 रंगों में, जैसे नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, जामुनी, बैंगनी, सभी रंगों में वर्गीकरण होता है। तो सभी लोग जानते हैं ये प्रिज्म के रंगों में अलग होता है। इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप लोग को सॉल्व कर लेना। आपतित प्रकाश जब प्रिज्म पर पड़ती है तो रंगीन पट्टियों में विभक्त हो जाता है, उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम के रूप में वर्गीकृत भी करते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा किया जा सकता है या विकसित किया जाता है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो ये क्या होगा, तंतु को गर्म करते हैं तो श्वेत प्रकाश, नली में अगर कोई तंतु है, नली एक है, नली में एक हम तंतु डाल देंगे, उसे गर्म करेंगे तो श्वेत प्रकाश उत्पन्न होगा। ये साइंस का आप लोग को एक्सपेरिमेंट आप लोग किए होंगे तो आप लोग को इसको समझ में आया होगा। जो भी साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट होंगे वो प्रैक्टिकल रूम में ये करते हैं तो उन्हें पता है किस रूप से किया जाता है, बस आप लोग को याद रखना है। तो श्वेत प्रकाश प्रतिदीप्ति ट्यूब के निम्न दाब पर पारे के वाष्प में पैदा होती है और ट्यूब के सिरे पर तंतुओं को विद्युत प्रवाह करने के बाद पारा वाष्प में जब अदृश्य पराबैंगनी किरणें में उत्सर्जित होती तो उसी समय श्वेत प्रकाश का उत्पन्न होता है। तो प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। चलिए चैनल को जरूर शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, जितने भी फेसबुक है, चैनल है, ग्रुप है, फेसबुक है, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, तो सभी जगह आप लोग हमारे इसको सेंड कर सकते हैं, हमारे लिंक को सेंड कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होता है हमारा, वहाँ पर ऐप का लिंक है, वेबसाइट का विजिट लिंक है, तो सारे जगह आप जो भी लिंक दिया हुआ है तो आप लोग उसका यूज़ कीजिए। अब देखिए 21वां नंबर प्रश्न है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य में मिला था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो यह किसके क्षेत्र में मिला था, ये आप लोग को जो प्रकाश विद्युत प्रभाव जो था उनके क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। बहुत आइंस्टीन अपने ज़माने की या वर्तमान तक उनकी थ्योरी को अभी तक सॉल्व नहीं कर सका है। कोई बहुत सी थ्योरी उनकी ऐसी है जो अभी तक सॉल्व नहीं हो सकता। समझ सकते कितनी महान व्यक्तित्व रहा होगा इनका। ऐसे ये जो भी स्टूडेंट हैं इनके परिचय का मोहताज नहीं है, सभी लोग जानते हैं इनके बारे में। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उनका प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या और इसके नियम के आविष्कार हेतु वर्ष 1921 में, तो याद रखना है कब, वर्ष 1921 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो भौतिक के क्षेत्र में यह नोबेल पुरस्कार दिया गया वर्ष 1921 में। और जो इसका था इनका नोबेल प्राइज़ के संदर्भ में आप लोग को प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट है, कमरे को जो ठंडा किया जाता है वो किस रूप से किया जा सकता है। तो संपीड़ित हम लोग को गैस छोड़ेंगे तो वहाँ पर यह कर्म जो होता है वो कमरा गर्म, कमरा ठंडा, जैसे हम लोग
एसी का उपयोग करते हैं, उसमें हम लोग एसी के रूप में हम लोग इसे देख सकते हैं। देखिए शादी माहौल का टाइम है, बम पड़ाका फूट रहा है, थोड़ा अच्छे से आप लोग पटाखा फोड़िएगा। शादी में भी आप लोग को इग्नोर करने मैंने बोला भी था। लास्ट आवर में एकदम कंसाइज रह के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। शादी अगले साल अटेंड कर लीजिएगा, अपने शादी में सारे लोगों को अटेंड करवा लीजिएगा। चलिए, संपीड़ित गैस को छोड़ने कमरे का तापमान कम हो जाता है, जैसे CH ClF2 गैस और RR के, जिसे हम लोग फ्यून कहते हैं, एयर कंडीशन के लिए सबसे व्यापक रूप में इस्तेमाल किया जाता है और संपीड़ित गैस के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, दो नाम मैंने दिया CH ClF2 और R22, जिसे हम लोग फ्यून के नाम से भी जानते हैं। फ्यून के नाम से जो आप लोग को क्या होता है, एयर कंडीशन जो भी मशीन है उसमें इसका उपयोग किया जाता है और हम लोग इसका उपयोग करते हैं। 23वां नंबर प्रश्न है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार किस प्रकार के होते हैं? तो टीन और शीशा का उसका प्रयोग, मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है और उसको हम लोग, क्योंकि उसकी जो क्षमता होती है, जो प्रतिरोध क्षमता होती है, गलनांक बहुत कम होता है, प्रतिरोध क्षमता बहुत कम होता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि बल्ब में किस धातु का प्रयोग होता है। कितनी बार इसका मैंने चर्चा भी किया है। बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, किस धातु का बना होता है और क्यों उसका उपयोग किया जाता है। ये दो चीज़ें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आज का हम लोग 25वां प्रश्न बात करेंगे, उसके साथ ही हम लोग आज नेक्स्ट सीरीज में हम लोग जल्द कल ही मिलेंगे। महासागरों की ऊंची जो जल तरंगे हैं या ऊंची जो तरंग है वो किस रूप से कैसे आती है? सूर्य के प्रभाव से, चंद्रमा के प्रभाव से या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से? तो आप लोग को प्रश्न इस रूप से प्रश्न पूछ सकता है या इसके संयुक्त रूप से आएगा। तो आप लोग को ध्यान रखना है, जब भी जल का ऊंची तरंग की बात की जाए तो वो चंद्रमा के प्रभाव से ही आएगा। ध्यान रखना है, चंद्रमा के प्रभाव से जल तरंग की ऊंची तरंगें जो लहरें होंगी उठेंगी। इसे हम लोग इस रूप से भी देख सकते हैं। जैसे देखिए, ये चंद्रमा का यह ज्वार भाटा का है, तो जब ऊंचा जब आएगा ज्वार तो यह चंद्रमा के प्रभाव से होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो सबसे नज़दीक का प्रभाव है, वो आप लोगों को हमारे जल स्रोत को खींचता है। और जब दूर का प्रभाव होगा सूर्य के संयुक्त और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। महासागरों की ऊंची जल तरंग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। चंद्रमा पृथ्वी सूर्य की तुलना में नज़दीक है, इसी के लिए यह प्रभाव अधिक दिखता है। हालांकि सूर्य का प्रभाव सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है चंद्रमा से कई गुना अधिक है, फिर भी नज़दीक होने के कारण इसका प्रभाव दिखता है पृथ्वी के ज्वार और भाटा पर। तो यह प्रश्न आपको ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है कि सूर्य बहुत बड़ा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है तो इसलिए वहाँ उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को प्रश्न पूछ सकता है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, आगे बढ़ते जाना। चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, इसे छोड़िएगा नहीं, ताकि हम लोग और भी बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने आए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और हमारा बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिले। थैंक्स फॉर वाचिंग। युक्ति आई इस पर बने रहने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो तक फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से स्टडी करिए, लास्ट आवर में कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है, बेहतर तरीके से अपने आउटपुट को निकालिए और जो भी चीज़ें पढ़े उसको केवल रिकॉल कीजिए। ज़्यादा नई चीज़ों को मत पढ़िएगा, जो भी चीज़ें हैं पहले पढ़ी हुई हैं उनको केवल रिकॉल कीजिएगा। 1 से 2 बार 3 बार दिन भर आप लोग दिन भर में 2-3 बार ज़रूर रिकॉल कीजिए पुराने टॉपिक को, तो उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और अभी रोज़ाना आप लोगों को डेली सेट ज़रूर 2 टाइम मारिएगा, 2 टाइम, एक मॉर्निंग में और एक आप लोग 12 से लेकर 2 का जो सीरीज होता है, जो टाइम बीपीएससी का होता है उससे में आप लोग मार सकते हैं। इस मॉर्निंग को इवनिंग भी आप लोग कर सकते हैं, जो स्टूडेंट जैसा हो। पर ये 12 का 2 वाला जो सेट है वो ज़रूर आप लोग को मारिएगा। जैसे बीपीएससी एग्ज़ाम जिस समय लेगी उस समय अभ्यास आपको होता रहेगा। ये मैंने पहले भी बताया है 67 बीपीएससी को कैसे क्लियर करें, उसके सीरीज में आप लोग को मैंने बहुत से की नोट्स बताया है। तो आप लोग उन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन ज़रूर होगा। तब तक के लिए हम लोग आप बने रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।